नमस्कार। भारतीय संविधान की बात तो सब करते हैं, पर क्या कभी उसकी अनुसूचियों मतलब शेड्यूल्स पर ध्यान दिया है? ये वो हिस्सा है जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाता है, पर सच कहूं तो देश चलाने का बहुत सारा काम इन्हीं पर टिका है। तो चलिए, आज इन्हीं 12 अनुसूचियों को आसान भाषा में समझते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये अनुसूचियां होती क्या हैं। सोचिए, संविधान एक मोटी सी रूल बुक है। उसके जो आर्टिकल्स हैं वो हो गए चैप्टर्स। अब हर चैप्टर के पीछे कुछ जरूरी लिस्ट या टेबल जोड़ दी जाती हैं, है ना? बस ये अनुसूचियां वही हैं। ये संविधान के अपेंडिक्सेस हैं जो एक्स्ट्रा डिटेल देते हैं ताकि मेन चैप्टर्स में ज्यादा भीड़भाड़ ना हो। और हाँ, एक मजेदार बात, जब संविधान लागू हुआ था ना 1949 में, तब सिर्फ 8 अनुसूचियां थीं। आज इनकी गिनती बढ़कर 12 हो गई है। इससे क्या पता चलता है? यही कि हमारा संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, बल्कि एक लिविंग डॉक्यूमेंट है जो जरूरत के हिसाब से बदलता और बढ़ता रहता है। अब सवाल आता है, इन 12 अनुसूचियों को याद कैसे रखें? मुश्किल लगता है ना? बिल्कुल नहीं। एक ऐसा जबरदस्त तरीका है, एक मेमोरी हैक, जिससे ये सेकंडों में याद हो जाएंगी। तो वो जादुई वाक्यांश है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। बस ये एक लाइन याद रखनी है। ये एक मेमोनिक है, मतलब याद करने का एक शॉर्टकट जो आपको 1 से लेकर 12 तक सारी अनुसूचियां लाइन से याद करवा देगा। चलिए, अब इसे फटाफट से डिकोड करते हैं। टी से टेरिटरीज, मतलब राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लिस्ट। ई से इमोल्यूमेंट्स, मतलब राष्ट्रपति, राज्यपाल, जजों वगैरह की सैलरी। ए से अफर्मेशंस एंड ओथ्स, यानी शपथ। आर से राज्यसभा, मतलब किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी। फिर आता है एस, शेड्यूल्ड एरियाज के प्रशासन के लिए। हो गया टीयर्स। अब आगे OFOLPM। ओ से अदर ट्राइबल एरियाज। एफ से फेडरल लिस्ट, जहां केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा है। ओ से ऑफिशियल लैंग्वेजेस, यानी हमारी 22 आधिकारिक भाषाएं। एल से लैंड रिफॉर्म्स। डी से डिफेक्शन, मतलब वो दल बदल विरोधी कानून। और आखिर में पी से पंचायत और एम से म्युनिसिपैलिटीज। है ना एकदम आसान? तो याद तो हो गया, पर सिर्फ रटना काफी नहीं है ना? अब जरा अंदर चलकर देखते हैं कि ये अनुसूचियां असल में काम कैसे करती हैं। ये हमारे देश के गवर्नेंस का, शासन का असली इंजन रूम है। 7वीं अनुसूची को देखिए, ये बहुत जरूरी है। ये सीधे सीधे केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा करती है। इसमें 3 लिस्ट हैं। पहली, यूनियन लिस्ट। इसमें डिफेंस, बैंकिंग जैसे बड़े मुद्दे हैं जिन पर सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार कानून बनाएगी। दूसरी, स्टेट लिस्ट, जिसमें पुलिस, खेती जैसे मामले हैं। ये राज्यों के हवाले हैं। और तीसरी है कॉन्करेंट लिस्ट, जैसे शिक्षा या शादी, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। कितना साफ साफ बंटवारा है। अब आते हैं 8वीं अनुसूची पर, जो हमारे देश की भाषाई विविधता का प्रतीक है। पता है, शुरू में इसमें सिर्फ 14 भाषाएं थीं, जो अब बढ़कर 22 हो चुकी हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? अंग्रेजी, जी हां, इंग्लिश, इन 22 मान्यता प्राप्त भाषाओं की लिस्ट में है ही नहीं। 10वीं अनुसूची की अपनी एक कहानी है। इसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। 1985 से पहले राजनीति में एक जुमला बड़ा मशहूर था, आया राम गया राम। मतलब नेता सुबह एक पार्टी में, शाम को दूसरी में। इससे सरकारें बहुत अस्थिर रहती थीं। इसी खरीद फरोख्त को रोकने के लिए ये अनुसूची लाई गई। ठीक है, अब तक तो सब सीधा साधा था। अब जरा कुछ पेचीदा मामलों पर नजर डालते हैं। कुछ अनुसूचियां ऐसी हैं जो एक संवैधानिक शतरंज की बिसात की तरह हैं, जिन्हें बड़े बड़े अदालती फैसलों और संशोधनों ने गढ़ा है। 9वीं अनुसूची की कहानी तो बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, 1951 में पहले ही संशोधन से इसे जोड़ा गया। मकसद था भूमि सुधार के कानूनों को एक सुरक्षा कवच देना, ताकि उन्हें कोर्ट में चुनौती न दी जा सके। सालों तक ये एक ब्लैक बॉक्स की तरह रहा, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। और 2007 में IR कोहेलो केस में साफ कर दिया कि इस लिस्ट में डाला गया कोई भी कानून अगर संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी मूल ढांचे को चोट पहुंचाता है, तो अदालत उसकी जांच कर सकती है। अब बात करते हैं 5वीं और 6ठी अनुसूची की। दोनों ही आदिवासी इलाकों के प्रशासन के लिए हैं, पर इनमें एक बड़ा फर्क है। इसे ऐसे समझिए, 6ठी अनुसूची 4 राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए एक स्पेशल पैकेज है। वहां ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाकर ज्यादा आजादी, मतलब ऑटोनॉमी दी जाती है। वहीं 5वीं अनुसूची बाकी पूरे देश के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू होती है, जहां राज्यपाल का नियंत्रण ज्यादा होता है। और फिर आती हैं 11वीं और 12वीं अनुसूचियां।
ये लोकतंत्र को गांव और शहर के लेवल तक ले जाती हैं। 1992 में हुए 73वें और 74वें संशोधनों ने, जिन्हें हम पंचायती राज और नगरपालिका कानून के नाम से जानते हैं, पंचायतों को 29 और नगरपालिकाओं को 18 काम सौंप दिए। मतलब लोकल लेवल पर असली पावर देने की ये एक बहुत बड़ी कोशिश थी। तो इन सब के बाद बड़ा सवाल ये है कि ये सब जानना जरूरी क्यों है? इसका मतलब क्या है? चलिए पूरी बात को समेटते हैं। तो देखिए, सार ये है कि ये अनुसूचियां सिर्फ संविधान के आखिर में जुड़ी कुछ लिस्ट नहीं हैं। ये वो प्रैक्टिकल डिटेल्स हैं जिनके बिना संविधान अधूरा है। ये केंद्र और राज्यों के बीच ताकत का संतुलन बनाती हैं, ये हमारी भाषाओं की रक्षा करती हैं और राजनीति में स्थिरता लाती हैं। और सबसे जरूरी बात, ये स्थिर नहीं है, ये अदालतों द्वारा लगातार इंटरप्रेट की जाती हैं और समय के साथ बदलती रहती हैं। चलिए, इस चर्चा को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अब जब हम इन 12 अनुसूचियों के बारे में जान गए हैं, तो जरा सोचिए, इनमें से कौन सी अनुसूची है जिसका असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सबसे ज्यादा पड़ता है? क्या वो 7वीं है जो तय करती है कि सड़क कौन बनाएगा, या 11वीं जो गांव में पानी की व्यवस्था देखती है? इस पर जरूर सोचिएगा।